बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की स्टोरी का नाम है दिले फ़कीर तेरे लिए। मुझे देखने दे करीब से, मेरी चश्मे नम को ज़कात दे। झटपटे का वक्त था। आसमान पर कहीं कहीं सुरमई बदलियां उड़ती फिर रही थीं। सरे शाम क्यारियों को पानी दिया गया था, जिसके बायस फ़िज़ा में मट्टी की सूंधी खुशबू के अलावा इनवाओ इकसाम के फूलों की महक रची थी। जामन के पेड़ पर कूकती कोयल की कूक और दूर चक्की की चकाचक की आवाज़ में अजीब सा तालमेल था। वो 18 रोज़ बाद ज़ैद के आने की खबर सुनकर हवेली आया था। सेहन अबूर करते वो लंबे बरामदे के 3 स्टेप चढ़कर आस्तीन मोड़ता। अपने ही ध्यान में था कि छनाके की आवाज़ पर निगाह दाएं जानिब उठी तो हाथ एक जाविये पर साकत रह गया। वो सुरमई और सुर्ख लॉन के खस्ता हाल सूट में मलबूस आने वाले की तरफ बेखुदी से मतवज्जा थी, जबकि आने वाले को भी अपनी बसारतों पर शुबा हुआ। क्या वो उजड़े हाल लड़की दर अदन बिलाल है? वो दर अदन बिलाल जिसकी शहाना शख्सियत और वक़ार का वो ना चाहते हुए भी कायल था। वो शहज़ादियों जैसी आन बान वाली कैसे भिकारन के रूप में खड़ी थी। तभी हल्के से खटके की आवाज़ पर वो चौंक कर हाल कमरे से बाहर आते ज़ैद की तरफ मतवज्जा हुआ तो लबों को दिलकश मुस्कान छू गई। दर अदन की आंखें तेज़ी से नम हुईं। ज़ैद गर्मजोशी से भाई पुकारता उसकी तरफ लपका। कहाँ से लाऊं मैं इतना सब्र? तुम थोड़ा क्यों नहीं मिल जाते? उसकी पुश्त पर निगाहें जमाए अदन बेबस हुई थी। ये आप क्या कह रही हैं बड़ी अम्मी? ज़ैद ने बेयकीनी से ताई की तरफ देखा। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? दुख, हैरत, बेयकीनी, क्या कुछ ना था लहजे में। ये हमने नहीं किया। उनका अंदाज रूखा सा था। तो फिर कौन जिम्मेदार है? इस बार मुखातिब माँ थी। सिकंदर। माँ ने गहरी सांस लेते गोया एतराफ़े जुर्म किया, जबकि इस बार लगने वाला झटका इस कदर शदीद था कि वो चंद लम्हों तक कुछ बोल ही न पाया। फ़ेरोज़ चाचू जाने कब वहाँ आए थे और अब उसके शॉक्ड चेहरे पर निगाहें जमाए बैठे थे। वो इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? बेयकीन लहजे में खुद कलामी की तो ताई ने उसे घूरा। इसमें जुल्म वाली क्या बात है? ताई के सर्द अंदाज पर सर उठाया तो आंखें सुर्ख थीं। ये जुल्म नहीं बल्कि जुल्म की इंतहा है बड़ी अम्मा। ज़ैद, तुम इस मामले से दूर रहो। ये तुम्हारा मसला नहीं है। ये मेरे भाई का मामला है तो इसका ताल्लुक मुझसे भी है। तुम्हें क्यों उससे इतनी हमदर्दी हो रही है? ताई ने मशकूक निगाहों से उसे घूरा तो ज़ैद का चेहरा सुर्ख पड़ गया। मुझे उससे नहीं, अपने भाई से हमदर्दी है। अगर तुम्हारा कोई जवान साल बेटा दुनिया से जाता और वो मनहूस लड़की बदले में यहाँ आती, तब मैं देखती कि तुम्हें किससे हमदर्दी है ज़ैद। ताई का लहजा भर्रा गया। आबदा ने उनके हाथ अपने हाथ में भेजते बेटे को घूरा। माफ़ी मांगो ज़ैद। मैंने ऐसा क्या किया है अम्मा और भाई? ज़ैद, अम्मा ने दुरुस्ती से टोका तो उसने लब भेंच लिए। तुम इस मामले में कुछ नहीं बोलोगे और माफ़ी मांगो। आई एम सॉरी बड़ी अम्मा। आंखों में हट धर्मी और तनी गर्दन के साथ सॉरी कहते वो झटके से उठकर डेरे पर सिकंदर की तरफ रवाना हुआ। वो जिस एतमाद और मान भरोसे पर भाई के पास गया था, उससे दुगनी शिकस्तगी से अपने टूटे मान की करचियाँ लिए पलटा था। गाड़ी वहीं छोड़कर वो पिछले 25 मिनट से पैदल चल रहा था। बादामी कमीज़ पसीने में भीगकर जिस्म से चिपक गई थी। दिन के 2 बजे का वक्त था। सूरज खूब चमक रहा था, मगर वो मौसम की शिद्दत से बेनियाज बस चलता ही जा रहा था। पाँव के नीचे मट्टी का ढेला आया तो वो लड़खड़ा गया, फिर झुककर ढेला उठाते पूरी कुव्वत से दूर उछाल दिया। क्यों? वो हलक के बल चीखा। प्लीज़ मुझसे इस अंदाज में बात मत करें। मैं आपकी बेरुखी सह नहीं पाऊंगा। तुम इस मामले से दूर रहो ज़ैद। ये मेरा और इस ख़ानदान का मसला है। वो इस ख़ानदान का नहीं, इस लड़की का मामला है जो आपकी बीवी है। जस्ट शट अप। सिकंदर के 3 हरूफ ने ज़ैद के मुंह पर गोया तमांचा दे मारा था। जब कह रहा हूँ कि इस मामले से दूर रहो तो तुम्हें दूर रहना चाहिए, ना कि बहस करते जाओ। चले जाओ यहाँ से। ज़ैद ने ज़ब्त से सुर्ख पड़ती निगाहें सूरज पर जमाई तो आंखों में शदीद जलन के बायस नमी छा गई। अजियत की इंतहा थी, मगर फिर भी इन लफ्ज़ों की शिद्दत से कम जो सिकंदर ने कहे थे। सिकंदर ने आज एक ही झटके से उसे दूर कर दिया था। वो जो बाप के बाद उनके लिए बाप बन गया था, दोस्त हमजाद, जिससे वो दोनों भाई बिला झिझक हर बात मनवा सकते थे, आज वही कह रहा था कि उसके मामले से दूर रहो। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तभी 3 पहियों की बाइक उसके पास रुकी।
पागल हो गए हो ज़ैद, फेरोज़ ने उसे झंझोड़ा। काश हो जाता, उसका लहजा कुरलाया। भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही, घर जाओ। अभी नहीं, मैं कह रहा हूँ ज़ैद, तुम घर चलो। फेरोज़ को उसकी हालत तशवीश में मुब्तला कर रही थी। मुझे नहीं जाना, इस बार अंदाज ज़िद्दी था। ठीक है, फिर मैं भी इधर ही हूँ, फेरोज़ ने भी उसी के अंदाज में कहते हुए निगाहें सड़क पर जमाईं। प्लीज़ चाचू, आप जाएं, मैं आ जाऊँगा, वो रुहानसा हुआ। बिल्कुल भी नहीं, जब तक तुम यहाँ हो मैं भी इधर ही रहूँगा। उनके अटल अंदाज पर उसे मानना ही पड़ा और अगले 45 मिनट बाद वो फ्रेश होकर चाचू के कमरे में उनके बेड पर बैठा था, जबकि वो अफसुर्दगी से बोल रहे थे। जब भाई ने बदले के लिए इस लड़की के साथ मेरा नाम लिया तो मैंने सुनते ही इनकार कर दिया था। ज़ैद ने निगाहें उनके चेहरे पर जमा दी। क्योंकि मैं अपने अधूरे वजूद का बोझ किसी के नातवां कंधों पर नहीं डालना चाहता था। ज़ैद ने बेसाख्ता उनके निचले धड़ की तरफ देखा। 8 बरस कबल एक भयानक हादसे में जहां ज़ैद ने मशफ़क़ बाप को खोया था, वहीं वो हादसा फेरोज़ चाचू को भी उम्र भर के लिए माजूर कर गया था। DI खान से वापसी पर फैज़ान और फेरोज़ की गाड़ी गहरी खाई में गिरी थी, जिसके बायस फैज़ान तो मौका पर ही खालिक़ हकीकी से जा मिले थे, जबकि फेरोज़ दोनों टांगों से माजूर हो गए थे। सच बताऊं तो ज़ैद, मुझे पहले से ही मालूम था यहाँ उसे कबूल नहीं किया जाएगा, इसीलिए इनकार कर दिया कि मैं उसे उसका हक दिलवा भी नहीं सकता था। तो भाई ने सिकंदर का नाम तजवीज़ कर दिया। तुम जानते हो, सिकंदर ने सिर्फ शक्ल ही दोनों भाइयों सुफियान और आरफ जैसी नहीं पाई, आदात में भी उनके ही जैसा है। वो नरमी से मुस्कुराए। बिल्कुल आरफ भाई वाली ज़िद्दी तबीयत, अगर किसी बात पर अड़ जाए तो किसी की मजाल नहीं कि उसे फैसले से हटने पर मजबूर कर सके। उसने चाचू के चेहरे से निगाह हटाई और लेट गया। बहुत अजीब तबीयत है तुम्हारे भाई की, अखरोट जैसी। वो बहुत नरमी से भतीजे का जिक्र कर रहे थे, फिर ज़ैद की तरफ देखा। वैसे एक बात है ज़ैद, है तो खड़ूस, मगर यार है वो बहुत प्यारा। वो हंसे तो ज़ैद भी मुस्कुरा दिया। बिलाशुबा वो बहुत हैंडसम और वजीहा नौजवान था। 6 फुट कद और शफाफ रंगत, खड़ी मगरूर नाक, हल्की सुरमई पुरकशिश आंखें। न जाने उसके चेहरे में कैसा चार्म था जो दिल उसकी जानिब खिंचता था। जितना भी गुस्सा हो, उसकी सूरत देखते उड़नछू हो जाता। आप कह रहे थे भाई की तबीयत तायाबू की तबीयत जैसी ज़िद्दी है, इसका क्या मतलब हुआ? मैंने तो कभी नोट नहीं किया ऐसा। तायाबू और ज़िद्दी तबीयत, बात मेरी समझ में नहीं आई। तुम अपा वाले वाक़या को भूल गए हो? उनका चेहरा सुता हुआ था। फुफ्फो का कैसा मामला? वो चौंका। कभी देखा नहीं उन्हें। वो कहाँ हैं? देख भी कैसे सकते हो? 22 बरस कबल उन्हें देश निकाला दिया जा चुका है, उन्होंने अफसुर्दगी से कहते निगाहें छत पर टिकाईं। प्लीज़ चाचू बताएं ना, ये क्या मामला है? ज़ैद मुतजस्सिस हुआ। फेरोज़ ने गहरी सांस लेते उसकी तरफ देखा। वही मामला जो रिवायती जागीरदारों और घरानों का खासा है। सफदर मलक भाई साहब के ही बेहतरीन दोस्त थे। न जाने उन्होंने कैसे आपा को देख लिया, फिर इज्जत से रिश्ता भेजा, मगर भाई साहब ने इसे अना का मसला बना लिया और इनकार कर दिया। लेकिन अब्बा जी ने उनके बारे में छानबीन की और रिश्ता कबूल कर लिया। इस बात को भाई साहब नहीं भूले अभी तक। कमाल है, ज़ैद हैरान हुआ। तुम इस किस्से को छोड़ो, फेरोज़ ने उसे टोका। तुम क्या चाहते हो सिकंदर के मामले में? मेरे चाहने से क्या होता है? वो अफसरदा हुआ। फिर भी पता तो चले। ज़ैद ने संजीदगी से उनकी तरफ देखा। मैं चाहता हूँ भाई दरअदन को बहैसियत बीवी कबूल कर लें। कर तो लिया है कबूल, वो भी 3 बार। मज़ीद क्या करे भाई? इसे कबूल करना कहते हैं? ज़ैद मुतासिफ हुआ। खुद शहर में डेरा जमा रखा है, बीवी को मुलाजमा की हैसियत देकर काल कोठरी में डाला हुआ है। आपने इस लड़की की हालत देखी, कैसी खस्ता और उजड़ी हुई है? उसका लहजा शिकायती था। चाहे जैसे ही हालात में सही, लेकिन चाचू वो अब इस घर की बहू है। देख तो सब कुछ रहा हूँ, मगर वो भी अड़ गया है कि अगर इस लड़की को सच्चाई पता चली तो ये किसी के हक में अच्छा नहीं होगा। ज़ैद ने उनका सुता हुआ चेहरा देखा। आपको भी तो गुस्सा होगा ना अदन पर? मुझे क्यों होगा? वो हैरान हुए। उसके बाप की वजह से हमने सैफ को खो दिया। गुस्सा तो है, मगर उसके बाप पर।
जवान बेटा खोना आसान नहीं, मगर हकीकत ये भी है कि लिखा कोई टाल नहीं सकता, और मैं ऐसे मर्दों की मर्दानगी पर लानत भेजता हूँ जो खुद को बचाने के लिए बहन बेटियों को कुर्बान कर देते हैं। सुना तो यहाँ तक है कि बहुत नाजों से पाला था बेटी को, और सूरत हाल ये है कि पलट कर नहीं पूछा कि आया वो जिंदा भी है या मर गई। तुम दुआ करो ज़ैद, सिकंदर का दिल इस बच्ची के लिए नरम हो जाए। और दिल नरम कैसे होते हैं? ज़ैद ने संजीदगी से पूछा। मोहब्बत से। तुरंत जवाब पर वो चौंका। मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत। इसके अलावा कोई जज्बा इंसान का दिल नरम नहीं कर सकता। और मोहब्बत कैसे होती है? मोहब्बत की ना तो वजूहात होती हैं ना इलामात कि ये कोई मर्ज नहीं। वो शरारतन भतीजे की तरफ देखते मुस्कुराए। ये तो बस हो जाती है, और जब हो जाती है तो इंसान को बदल भी देती है। तो अब हमें दुआ मांगनी चाहिए कि साहब को भी मोहब्बत हो जाए। ज़ैद हंसा तो वो भी मुस्कुरा दिए। जी बिल्कुल। वैसे एक हकीकत और भी है, बताऊं तुम्हें? ज़ैद ने सवालिया निगाहों से उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में शरारत का अक्स बहुत वाज़िया था। वैसे ये जो मोम का दिल रखने वाले लोग खुद पर मसनूई सख्ती का खौल चढ़ा लेते हैं, इसे उतारना बहुत आसान होता है। ज़ैद ने चंद लम्हे उनका जगमग करता चेहरा देखा, फिर समझने पर बेसाख्ता हंस पड़ा। सही कहा। एक कप स्ट्रॉन्ग सी चाय बना दें। अगली सुबह उसने किचन में मसरूफ़ अदन से कहा तो वो पलट कर उसकी तरफ मतवज्जा हुई। निगाहों में नरम सा तासुर था। ज़ैद ने अचंभे से इन तासुरात को नोट किया। जिस चेहरे को देख उसके माथे पर बल पड़ जाते थे, उसके लिए ऐसे नरम तासुरात बाइसे हैरत ही तो थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, फ़ाइन, वो संभला। मुझे तुम्हारी याददाश्त पर शक है दरअदन, कहीं खो तो नहीं गई, या फिर मेरी शक्ल भूल गई हो। मैं ज़ैद हूँ। इस इतला पर वो मुस्कुरा दी। मेरी याददाश्त अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है। बहुत दिनों बाद किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसे सज़ा के दिनों से कबल देखा था तो बहुत अच्छा लग रहा है। ज़ैद को उसके लहजे से खौफ आया। अदर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे भाई के लिए कभी बद्दुआ मत करना। वो मुल्तजी हुआ तो अदन हैरान रह गई। मैं ऐसा क्यों करूँगी? इससे कबल के वो कुछ कहता सफ़िया वहाँ आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। ज़ैद झटके से पलट कर बाहर निकल गया। और लड़की? अब उन्होंने अदन को घूरा। तुम अहमद के कपड़े इस्त्री करो। और इस अहमद नाम ने दिल की बस्ती को तहोबालो कर दिया। या अल्लाह, इस शख्स से सामना ना कराना, मुझे इस आजमाइश में मत डालना। किसी के निकाह में होते हुए मैं नामहरम को सोचती हूँ। वो कमरे की तरफ जाते हुए गिड़गिड़ा कर दुआ गो थी। मगर आप तो जानते हैं ना, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करती। गोया सफाई दी। काश वो शख्स इस वक्त कमरे में ही हो, उसे एक नज़र ही सही देख तो लूँ। दहलीज तक पहुँचते अपनी साबका दुआ को फरामोश करते इस शख्स को देखने की चाह ने उसे बेबस किया, तो फिर दुआ मांगी। अपनी बेबसी पर आंखें बेसाख्ता नम हुईं। तेज़ी से पलकें झपक कर नमी अंदर उतारते खुले दरवाजे पर दस्तक देते हुए अंदर दाखिल हो गई। निगाह सीधी बेड की तरफ गई जहाँ कपड़ों को होना चाहिए था, मगर कमरे का मकीन भी मौजूद नहीं था। अब क्या करूं? वो कराई। न जाने क्या चीज़ उसे रुला रही थी। तभी ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला। खुशबू का मखसूस झोंका अंदर आया तो निगाह झुक गई। उसके सामने एक चिट बेड पर फेंकी गई। अदन ने चिट उठाई जिस पर एक जुमला लिखा था, ब्लैक शर्ट प्रेस कर दो। उसने निगाह उठाई। वो राइटिंग टेबल के पास खड़ा था। ट्राउज़र पर सफ़ेद टी शर्ट, बेतरतीब बाल। अलमारी से शर्ट लेकर पलटी तो वह बरहम तासुरात के साथ उसकी तरफ मतवज्जा था। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। क्या खता हो गई? उसे हाथ से रुकने का इशारा करते खुद आगे बढ़कर नई शर्ट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाई और फिजा में हाथ से जिग जैग करते जाने क्या कहा। अदन पर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। अहमद उससे मुखातिब था। या खुदा, मगर इसकी बदकिस्मती के उसे इशारों की ज़ुबान समझ में नहीं आती थी, और सामने वाले को भी उसके तासुरात से अंदाज़ा हो गया कि वो भैंस के सामने बीन बजा रहा है। इसीलिए तेज़ी से राइटिंग टेबल पर झुकते लिख कर उसके सामने कहा, जल्दी करो, मैं लेट हो रहा हूँ। मम्मा, मैं अभी लाती हूँ। वो तेज़ी से बाहर निकली, और जब अहमद शावर लेकर निकला, एन इसी लम्हे वो भी अंदर दाखिल हुई थी। शर्ट लेते सर हिलाया। थैंक यू। नाश्ता यहीं ले आऊँ साहब? उसने सर को नफ़ी में जंबिश दी। अहमद ने सवालिया अबरू उठाते उसे घूरा, मगर अदन पर ज़रा जो असर हुआ हो। तासुफ से सर झटकते नोट पर जुमला लिखते उसकी निगाहों के सामने किया।
तुम जाओ, मुझे शर्ट चेंज करनी है। अदन पर घड़ों पानी पड़ा। वो गोली किसी तेजी से कमरे की चौखट अबूर कर गई। आखिर तुम्हें ऐसी बेमुशर्रफ चीज़ों की ज़रूरत क्यों पेश आ गई है? दर अदन ने रुमिया को बुरी तरह घूरा। वो अदन को ज़बरदस्ती शॉपिंग के लिए घसीट लाई थी। उसने बहुत इनकार किया, मगर वो रुमिया ही क्या जो किसी की मान ले। फ़ोन पर उसके बाबा से इजाज़त लेकर वो उसे अपने हमरा ले आई थी। एक दो ड्रेसेस के बाद पिछले 25 मिनट से वो डेकोरेशन पीसेस का पोस्टमार्टम कर रही थी, जबकि दर अदन के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था उनकी दोस्ती को। दर अदन बिलाल का ताल्लुक गोठ सहराब नामी गांव से था। 4 भाइयों की इकलौती लाडली बहन तो बाप की जान भी अदन में मुकीद थी। वो अपने ख़ानदान की पहली लड़की थी जो हवेली की 4 दीवारी से बाहर यूं पढ़ाई के सिलसिले में हॉस्टल में मुकीम थी। सरो कद, दुबली पतली, खिलती गंदमी रंगत, गहरी सबज आंखें, लंबे स्याह सिल्की बाल। मजमूई तौर पर वो बहुत पुरकशिश थी, जिसकी ज़ात में बाप भाइयों का दिया भरोसा झलकता था। उसका वकार रख रखाव उसे सैकड़ों में मुमताज़ करता था। सन्फ़े मुखालिफ के लिए दर अदन बिलाल चैलेंज थी, जबकि रुमिया शहर ही में रहती थी। इस वक्त रुमिया स्याह और जर्द पजामा फ्राक में मलबूस थी। वो झुंझलाकर एक जगह टिक गई, जबकि रुमिया आगे बढ़ गई। तभी रुमिया ने उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। उसने कदम बढ़ाए, फिर बौखलाकर सर से फिसलती चादर पर हाथ रखकर रोकना चाहा, मगर चादर ढलक कर शाने तक आ गई थी। वो सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ पलटी और अपने पीछे मौजूद लड़के के चेहरे पर, जिसके हाथ में चादर का पल्लू था, पूरी कुव्वत से थप्पड़ दे मारा। चटाख की ज़ोरदार आवाज़ पर रुमिया के अलावा दूसरे लोग भी मतवज्जा हुए, जबकि अदन तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। रुमिया भी तेज़ी से पीछे लपकी। अदन प्लीज़ रुको, उसने गाड़ी में बैठते ठा की आवाज़ से दरवाज़ा बंद किया। माय गॉड, इतना गुस्सा! रुमिया ने खुद को सीट पर गिराते झुरझुरी ली, फिर अदन का सुर्ख चेहरा देखा। तुमने बिना सोचे समझे उस लड़के को थप्पड़ दे मारा? बिना सोचे समझे? अदन ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने इतना शदीद रद्द अमल दिखाया? छोटी सी बात? किसी के सर से यूं सरेआम चादर उतारने का मतलब जानती हो तुम रोमिया? उसने दांत पीसे। मैं जानती हूँ अदन, मगर वो लड़का बेकसूर था, उसने चादर नहीं खींची थी। तुम ये बात कैसे कह सकती हो, जबकि पल्लू मैंने खुद देखा था उसके हाथ में? बाज़ औक़ात आंखों देखा भी सच नहीं होता अदन। मैं देख रही थी, तुम्हारी चादर आराइशी गुलदान में अटक गई थी, लेकिन इससे कबल के वो गिरता, उस लड़के ने गुलदान संभालते हुए पल्लू छुड़ा लिया और बदले में तुमने उसे इतने ही लोगों में बेइज्जत कर दिया। तुम जो भी कहो, मैं जानती हूँ उसने जानबूझकर ऐसा किया था। यार मैं सच कह रही हूँ, वो लड़का ऐसा नहीं है। रोमिया रुहानसी हुई। तुम उसकी इतनी फेवर क्यों कर रही हो? अदन ने उसे घूरा। वो तुम्हारे मामे का पुत्र है? रोमिया बेसाख्ता हंस पड़ी। तुम तो वाकई बहुत पहुंची हुई हस्ती हो, मेरे मामू का ही बेटा है। उसने शरारत से अदन का गाल छुआ तो वो कहकर रह गई। किताबों की दुकान की पार्किंग में गाड़ी रोकते रुमिया उसे ये कहकर वहीं छोड़ गई थी कि तुम्हें साथ ले जाना रिस्क से कम नहीं, इसीलिए यहीं इंतज़ार करो। उसे कौन सा शौक था जाने का, इसीलिए मुतमईन सी बैठी थी। उनकी गाड़ी के बिल्कुल पास से गुजरकर सुरमई रंग की गाड़ी ऐन सामने आकर रुक गई। उसने बिला इरादा इस तरफ देखा। ड्राइविंग सीट पर बराजमान शख्स की सुनहरी रुएं से भरी मजबूत कलाई पर बंधी बेशकीमत घड़ी का डायल धूप के बायस चमक रहा था। दरवाज़ा खोलकर एक दराजकद वजीहा नौजवान बाहर निकला। मस्टर्ड शर्ट के कफ मुड़े हुए थे, बालों को हाथ से संवारता वो गाड़ी लॉक किए बिना आगे बढ़ गया। दरअदन बिलाल ट्रांस की सी कैफियत में इस मंजर में गुम थी। क्या ख़ास था इसमें? वो अपनी धड़कनों की बदलती रिदम पर हैरान थी। तभी रुमिया वापस आई, मगर अपनी गाड़ी में आने के बजाय इस गाड़ी के शीशे के डैश पर झुकी फाइल का सफ़ा पलट रही थी। तभी वो शख्स तेज़ी से पलट आया। रुमिया के साथ अदन का चेहरा भी फक हुआ। वो शख्स बहुत उजलत में उनकी तरफ ध्यान दिए बिना गाड़ी भगा ले गया। जैद, आज तुम शहर जाओगे? माँ के पूछने पर उसने फ़ोन से निगाह हटाई। नहीं अम्मा, खैरियत? कोई काम था आपको? हाँ, बस थोड़ी ख़रीदारी करनी थी। वो उसके पास बैठी तो जैद ने फ़ोन रख दिया। ठीक है, सिकंदर के साथ ही चली जाऊंगी। जैद ने पानी लाती अदन की तरफ देखा। सिकंदर के जिक्र पर भी उसका चेहरा बेरंग ही रहा था। एक तो ये लड़का शहर और डेरों के चक्कर में घनचक्कर बना हुआ है। माँ तो शक्ल देखने को तरस जाती है। जैद उनके शिकायती अंदाज पर मुस्कुराया। शक्ल जो इतनी प्यारी है। सुनो अदन, उसने बेसाख्ता पलटती अदन को पुकारा।
तभी ताई भी वहाँ चली आईं। उन्होंने बगौर ज़ैद का अंदाज देखा। मेरा सेल चार्जिंग पर लगा दो और कपड़े प्रेस करो, मुझे अम्मा के साथ जाना है। जी, उसने सआदतमंदी से कहते मोबाइल ले लिया। कपड़े इस्त्री करने से कबल शरीफा से कहो सब्जी ले आए और तुम चाय बना दो। आबदा के हुक्म पर सर हिलाते अभी पलटी थी कि ताई के सुनो लड़की कहने पर रुकना पड़ा। गहरी सांस लेते उनकी तरफ देखा। चाय बनाकर पिछले सेहन में कुएं से 2 बाल्टी निकाल लाओ। इस हुक्म पर उसका चेहरा फक हुआ, क्योंकि उसे गहरे पानी से डर लगता था, क्योंकि उसे तकलीफ में देखकर मुझे सुकून मिलता है। उनके लहजे की सफाकी पर मुझे वहाँ सकूत छा गया। शुक्र है अल्लाह का। गाड़ी जब आगे बढ़ी तो रुमिया ने कलमा शुक्र पढ़ा तो अदन भी चौंक कर हवास में लौटी। तुमने इतनी गैर इखलाकी हरकत क्यों की रुमी? अगर वो शख्स देख लेता तो देख लेता। वो मुस्कुराई। यार, नाम मालूम करना था इस बंदे का। मैं नाम जानना चाहती थी इस शख्स का जिस पर पड़ने वाली पहली निगाह ने ही उसे बेबस कर दिया था, मगर उसके शानों पर बाप भाइयों की इज्जत और भरोसे का बोझ था, और उसका ज़िंदगी में एक ही असूल था, जान जाती है चली जाए मगर भरोसा नहीं टूटना चाहिए। और नाम बिना कोशिश के अगले रोज़ रुमिया ने उसे बता दिया था। वो धप से अदन के पास बैठी। बंदा खूबसूरत और डैशिंग हो और मगरूर ना हो, भला कैसे मुमकिन है? कौन मगरूर? अदन ने जर्नल बंद करते हैरत से पूछा। अहमद, और कौन? पहले तो सैकड़ों लोगों में उसे ढूंढा, फिर 20 फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और आज मौसूफ का इंतहाई जारहाना जवाब आया। आइंदा इतनी जुर्रत न करूं, क्योंकि मौसूफ लड़कियों से दोस्ती नहीं करते। उसने मुंह फुलाया। कौन? अहमद? अदन की हैरत हनोज थी। अरे वही जो उस रोज़ बुक शॉप के बाहर मिला था। ओह, उसने खुद को लापरवाह जाहिर करते हुए शाने उचकाए।